लेक्चर नंबर 3 लेकर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर लिए हैं बेटा जी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था सेक्सुअल का टाइप ही चल रहा था। मैं बड़ी बड़ी क्लिप इसलिए नहीं बना रहा, छोटी छोटी इसलिए बना रहा हूँ कि हर बच्चा जो कॉन्शियस है देखने के लिए वो जल्दी से देखकर खत्म कर दे। बड़ी बड़ी मूवीज में जनरली होता क्या है कि जो क्लिप्स होती हैं कि बच्चा उसको पूरे नहीं देख पाता, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको ऐसा चयन किया है कि मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊं जिससे आपको आसानी हो और आसानी से आप देख सकते हो। क्योंकि देखिए बेटा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बड़ी बड़ी 1 घंटे की क्लिप देखें। मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी क्लिप बने और आप उसको बार बार देखें, बार बार इसको मतलब शेयर भी करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है बहुत प्यारी सी, आप लोग मेरे हर क्लिप्स को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी जरूर करें बेटा जी, ठीक है। और ये जो है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ स्पेशल क्या है बेटा जी, ये आज पढ़ा रहा हूँ प्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं बडिंग। तो बड क्या होती है? बड मीन्स होती है कली। तो ये कली से मतलब क्या निकाला है यहाँ पर? तो कली का जो मतलब है यहाँ पर, बड का मतलब है यहाँ पे एक आउटग्रोथ, एक प्रोजेक्शंस निकलता है उसकी बॉडी से, जो भी मल्टीसेलुलर होते हैं चाहे यूनिसेलुलर। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, मैं आपको दिखा दूं। ये है ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, यहां नजर आएगा ईस्ट में बडिंग दिखाई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। इसका मतलब होता है कि बडिंग अकर्स इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन बोथ, यानी कि दोनों में पाया जाएगा, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रा है मल्टीसेलुलर हो जाएगा वो, जबकि ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों में फर्क ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन नीट के अंदर भी आ जाता है कि वो कौन सा एनिमल है जिसके अंदर यूनिसेलुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग पाई जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, नॉन एज ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, जबकि हाइड्रा हमारा क्या है बेटा? मल्टीसेलुलर हो जाता है। तो देखेंगे व्हाट इज बडिंग। तो बडिंग क्या है तो देखेंगे बहुत प्यार से। बडिंग क्या है? एक बडिंग ऐसा होता है कि जनरली अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है, अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जब भी ऑर्गेनिजम्स के पास सुटेबल कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो होता क्या है, या उसको दूसरा पॉइंट ये भी दे दूं कि जब उसको अपनी प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है तो वो गेमेट फॉर्मेशन नहीं करता, ना बेटा वो फ्यूजन करेगा, ठीक है, ना फर्टिलाइजेशन करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और जनरली होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें होता क्या है कि अपनी ही बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकालता है ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे हाइड्रा हो, जो भी हो एक्स जेड, तो अपनी बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकालेगा। वो ग्रोथ क्या होती है? धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। जब लगता है कि इसको इंक्रीज पूरी हो चुकी है तो डिटैच फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद क्या होगा? बॉडी से सेपरेट हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी और एक धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और वो एडल्ट में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे, यहाँ लिखा है प्रोड्यूसेस अ स्मॉल प्रोटेक्शन और आउटग्रोथ नोन एज बड या कॉल्ड बड। हम उसको बड का नाम देते हैं बेटा जी, जो आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं प्रोटोप्लास्ट बल्जेस आउट। इसका मतलब क्या है? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जनरली इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं बेटा जी, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं आपस में तो वो प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या है कि बल्जेस आउट, एक पूरे का पूरा यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म एक आउटग्रोथ की तरफ ऊपर को बढ़ेगा। देखिए कह रहा बल्जेस आउट, तो ये ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट बल्जेस आउट का मतलब है कि उसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक आउटग्रोथ निकालेगा ऊपर की तरफ, ये निकालेगा, और जिसको एक नाम दे दिया जाता है बेटा, क्या देते हैं उसको? हम नाम देते हैं बड। क्या कहते हैं उसको बेटा? बड कहते हैं। तो यही बड क्या होती है? अगले स्टेप पे देखेंगे इंक्रीज इन साइज, और वो साइज में बढ़ती चली जाती है। जैसे ही साइज में बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे क्या होगा? जब बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा कि अपने आप ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से डिटैच हो जाएगी और बना देगी क्या? डॉटर सेल या डॉटर ईस्ट बना देगी। तो ये जो डॉटर ईस्ट बनी है, ये जो बनी है वो कैसे बनी है? अपने आप बनी है, आउट ग्रोथ निकलती है जिसे हम कहते हैं बड। वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है साइज में, और जब इसको लगता है कि अब ये पूरी कंप्लीट बड बन चुकी है तो डिटैच फ्रॉम द बॉडी, यानी कि पेरेंट बॉडी से अपना आप अलग हो जाती है और फॉर्मेशन करेगी इसका डॉटर सेल का। और ये पेरेंट सेल है, डॉटर सेल है। डॉटर सेल जो बन चुकी है और कहां से बनी? पेरेंट सेल से। तो ये कहलाता है बडिंग ईस्ट। तो इसमें जनरली होता क्या है कि ये जो होता है हमारा आउटग्रोथ क्या होगी बेटा जी? बॉडी से अपना अलग हो जाती है, अपने आप आइसोलेट हो जाती है, पृथक हो जाएगी और क्या बनाएगी? नई इंडिविजुअल को डेवलप करता है।
अब इसके बाद में मैं समझता हूं कि बडिंग क्लियर हो चुका होगा बेटा। मैं एक बार इसको क्विक रिवीजन दे दूं। ये जो बडिंग है प्रोसेस, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में ही पाया जा सकता है। इस प्रोसेस के अंदर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक आउटग्रोथ निकलती है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, वो बल्जेस आउट होती है और एक बड का स्ट्रक्चर बना देती है, जैसे यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है जनरली देखेंगे ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया प्लांट यानी सॉरी एक नया इंडिविजुअल बना देती है। ठीक है जी। अब दूसरा इसमें जो आता है टॉपिक वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़ा। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है? टुकड़ा, यानी के पार्ट्स होते हैं, पीसेस में बदल जाना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी ब्रोकन डाउन इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। बॉडी जो होती है पेरेंट से वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में धीरे धीरे ग्रेजुअली टूटती चली जाती है और मैनी पीसेस में वो टूट जाती है। और टूटने के बाद में क्या होता है? ये डेवलप हो जाता है किसमें? न्यू इंडिविजुअल के अंदर। लेकिन बेटा इसमें देखेंगे इसमें जो होता है, लेकिन खास बात याद रखिएगा, जब जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा तब तक सेल्फ फ्रेगमेंटेशन सही सलामत होगा। बनने वाला न्यू इंडिविजुअल जो बना है वो तभी बन सकता है वेल डेवलप जब बेटा उसमें न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अगर उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा या न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनकम्प्लीट बेटा डिवीजन है वो, उसमें वो कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसमें जनरली न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का अगर क्या होता है जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट हो जाए या एडिशन हो जाए या डिलीट हो जाए या पूरे का पूरा पेयर प्लस हो जाए तो उसमें क्या होता है? इंडिविजुअल जो बनेगा वो बेटा एबनॉर्मल बन जाता है। ठीक है, फिलहाल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसके एग्जाम्पल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? एग्जाम्पल इसमें फ्रेगमेंटेशन। इसमें देना हाइड्रा। इसमें देखेंगे बेटा इसके अंदर क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखेंगे इसके। यहाँ देखेंगे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा भी है, ईस्ट भी है और स्पॉन्जेस भी है। इनमें क्या पाया जाएगा? बडिंग पाई जाएगी। जंडर रखना एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमारे फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल आ जाते हैं। हमारा बेटा देखेंगे हाइड्रा आ गया, प्लेनेरिया आ गया, स्टारफिश आ गई, मरीन वॉर्म्स आ गए, यूरोथ्रिक्स हो गई, स्पायरोगारा। ये नीचे वाले जो यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगारा है दे आर एल्गी। क्या है ये एल्गी है बेटा जी। और ये एल्गी जो होते हैं जानते हैं ये इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, बड़ी सी होती है। जैसे हमारी फिंगर देखेंगे इसमें 1 2 3 3 फ्रेगमेंट पाए जा रहे हैं। अगर इसको हम कट करें 3 पार्ट अलग हो सकते हैं। ऐसे ही स्पैरोगारा क्या करता है? अपनी बॉडी जो फिलामेंटस बॉडी होती है वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में टूटती चली जाती है और जैसे जैसे जहां जैसे टूटेगी वही एक जो फ्रेगमेंट था उसका डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, न्यू स्पैरोगारा। ध्यान में रखिएगा। ऐसी स्टारफिश है। स्टारफिश की कहानी कुछ इस तरह से मिलती है कि एक किसी इंसान ने पर्ल कल्चर चलाया। पर्ल कल्चर का मतलब है सच्चा मोती, जिसके कुछ लेडीज माला पहनती हैं और टॉप्स वगैरह पहनती हैं, जो भी आप जानते हैं सच्चा मोती कहलाता है, पर्ल कल्चर कहलाता है। ठीक है, सीप में जो निकलता है उसका कल्चर चलाया। चलाने के लिए उसने क्या किया? बहुत से सीप लाया वो। ठीक है, और लाने के बाद में उसने क्या किया? उसको एक जगह रख दिया, जो पॉन्ड बनाते हैं तालाब, उसमें डाल दिया उसके अंदर। अब कुछ टाइम बाद, लेकिन उसमें एक खास बात क्या थी? उसमें स्टारफिश हो रह गई थी। स्टारफिश जो थी उसके लिए जब पाई गई तो उसने सोचा कि एक दूसरे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, दोनों साथ साथ रह लेंगे, अच्छा है। इसी माने उसने छोड़कर उसको चला गया। आने के बाद कुछ टाइम बाद देखता है, सालों बाद, जितना भी इसका ड्यूरेशन होता हमें नहीं पता। तो उसमें होता क्या है जनरली कि उसने जब आके एक एनिमल को देखा कि सीप इसमें बना है या नहीं, मोती बना है नहीं सीप के अंदर, तो उसने आकर जब देखा तो उस सीप के अंदर एनिमल ही गायब था। उसमें एक जो उठाया फिर सीप, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, सब में एनिमल गया। तो पता लगा वहां जो एनिमल थे सीप के अंदर के वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो वहां देखा उसने खास हो कि वो स्टारफिश जो थी वो काफी लार्ज इन साइज, वो खा खाकर हट्टी कट्टी हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत से सीप के एनिमल को खा लिया था, क्योंकि उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अब जैसे दिखाया हमें नहीं पता, तो उसने समझा कि शायद इसे ने खाया। जो इंसान जिसने पर्ल कल्चर चलाया था वो समझने लगा कि इसी स्टारफिश ने इस एनिमल यानी कि इसके एनिमल्स को खाया था। उसने गुस्से में उसको स्टारफिश को निकालने के बाद में उसने छुरी ली और बहुत से टुकड़े करके उसको उसी एनिमल में उस पानी में डाल दिया कि जा मर। अब उसने गुस्से में डाल के चला गया उसको वहां पर, उसने उसमें फेंका, उसमें वो चला गया। कुछ टाइम बाद उसने सोचा दोबारा इसको कल्चर चलाता हूँ, ये खराब हो गया मेरा। अब जब उसने उसकी सफाई की तो वहां जितने पीस करके गया था स्टारफिश के, इतने ही ज्यादा वहां पर क्या था बेटा, इतनी सारी स्टारफिश पाई गई वहां पर। वो बहुत एकदम सहम से गया। तो वो एक टीचर के पास पहुंचा, साइंटिस्ट के पास पहुंचा कि सर ऐसा मसला है।
मैंने स्टारफिश के इतने टुकड़े किए थे, लेकिन वहां इतनी ही ज्यादा स्टारफिश बन चुकी हैं, तो ये क्या है? तो उन्होंने उसकी रिसर्च की, तो जब पता लगा स्टारफिश में हाई रिजेनरेशन पावर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? आप एक स्टारफिश के बहुत से टुकड़े कर दीजिए तो बहुत से टुकड़े डेवलप इनटू न्यू स्टारफिश। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेगमेंटेशन के साथ में स्टारफिश इसलिए ली गई कि इसके अंदर बेटा फ्रेगमेंटेशन मींस जब ब्रेक हो जाती है, बॉडी टूट जाती है, कट जाती है, तो नए इंडिविजुअल से डेवलप हो जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन रिजेनरेशन तकरीबन एक जैसे ही पार्ट होता है। तो उसमें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। इस तरह से मैरिन वॉर्म्स होते हैं, उनकी बॉडी कट जाती है, नए डेवलप हो जाते हैं। ऐसे यूनिक से हाइड्रा प्लेन एरिया को भी मैंने बताया था कि उसको 3 टुकड़े कर दिए जाए तो प्लेन एरिया भी बहुत से अपने एनिमल को यानी कि अपनी बॉडी को डेवलप कर लेगा। इससे साबित होता है कि हमारे जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें रिजेनरेशन मैक्सिमम पाए थे, जो एग्जाम्पल में लिखा। बेटा यहाँ देखेंगे, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ स्पोर फॉर्मेशन। थोड़ा सा वेट किया आप लोगों ने, ठीक है? तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो स्पोर्ट्स सबसे पहले जाना, व्हाट आर स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स क्या होते हैं? अगर हमें स्पोर्ट्स ही पता नहीं होंगे तो आगे वाला पार्ट हमारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स क्या है? तो स्पोर्ट्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एलिगेंट फंजाई। ये स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइन्यूट इन स्ट्रक्चर, दे आर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं और हवा के जरिए, पानी के जरिए वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर हो सकते हैं। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान में रखेगा। दे आर डेवलपिंग स्पोरेनियम। स्पोरेनियम क्या होता है? स्पोरेनियम के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्स। जैसे आपको आसान कर दूं, हमारे यहाँ होता है पिगी बैंक। पिगी बैंक का मतलब है जो गुल्लक जिसे कहते हैं जनरली लैंग्वेज में, गुल्लक जो होती है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हमारी गुल्लक हो जाएगी, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं। ये जो स्पोर्ट्स है जानते क्या है? ये इस तरह नई सेल्स डेवलप हो रही है, ठीक है? ध्यान में रखना, नई यानी कि बॉडी डेवलप हो रही है, तो उसे हम कहते हैं स्पोरेनियम। स्पोरेनियम डेवलप करते हैं क्या? स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं। तो ध्यान में रखना, स्पोर्ट्स आर डेवलप इन द स्पोरेनियम। तो स्पोरेनियम वो पार्ट हो जाएगा जहां पर स्पोर्ट्स डेवलप होते हैं। दे आर स्पेशल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं बेटा जी, देखेंगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अब ये जो होते हैं खास होकर दे मे बी 2 टाइप्स। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? दीज मे बी मोटाइल एंड दीज मे बी नॉन मोटाइल। अब अगर मोटाइल है तो मोटाइल क्या होते हैं, नॉन मोटाइल क्या होते हैं, इसमें भी डिफरेंस देखेंगे। तो मोटाइल वो होते हैं जो वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफरेबल हो सकते हैं और जिसकी बॉडी के अंदर खास में अपना फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लैजेला जैसे यहाँ एग्जांपल आप देखेंगे डायग्राम में, यहाँ पर 2 ऊपर टांग से नजर आएंगी बारी बारी से। दीज आर कॉल्ड फ्लैजेला। दे हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये क्या करते हैं? जैसे हमारे जो होते हैं, जैसे पैरामीशियम में होता है, अमीबा में उसमें होता है, यूग्लिना में होता है, ठीक है? देखेंगे तो पैरामीशियम में तो सिलिया पाए जाते हैं, लेकिन यूग्लिना में होता है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला लाइक जो होते हैं, सिलिया लाइक होते हैं, वो क्या करते हैं? लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब वो मोटाइल होते हैं, देखिए जो स्पोरेनियम डेवलप होते हैं, खासतौर से ये किसी एनिमल बॉडी में डेवलप नहीं होते बेटा जी, ये डेवलप होते हैं कहाँ? ये हम डेवलप होंगे किसके अंदर बेटा? क्लेमाइडोमोनास हो सकते हैं, पेनिसिलियम के अंदर, राइजोपस में। तो स्पोर्ट्स कहलाते हैं। स्पोर्ट्स के भी टाइप होते हैं बेटा, जिसे हमें रखना है, ठीक है? फिलहाल तो अगर मोटाइल स्पोर्ट्स होंगे तो उन्हें बोलते हैं जू स्पोर्ट्स। क्या बोलेंगे बेटा उनको? हम उनको बोलते हैं जू स्पोर्ट्स कहते हैं। ध्यान में रखना बेटा जी, जू से बना एनिमल। जू मीन्स जहां चिड़ियाघर, जिसे हम कहते हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर को हम कहते हैं जू, उसी से बना जू स्पोर्ट्स, यानी कि ऐसे स्पोर्ट्स जो मूवेबल हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड जू स्पोर्ट्स, जो कि मोटिलिटी से पाई जाती है। एक दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल, जिसमें लोकोमोशन नहीं होगा, मूवमेंट के लिए कोई उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाएंगे। उसमें ना फ्लैजेला होगा, ना सिलिया होगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है? उन्हें कहते हैं हम नॉन मोटाइल। उससे एग्जाम्पल आता है, वो कहते हैं एप्लानो स्पोर्ट्स, हिप्नो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एप्लानो स्पोर्ट्स। तो एप्लानो स्पोर्ट्स ऑलवेज नॉन मोटाइल। कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स से ध्यान में रखेगा, नीट के लिए और अदर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, और आपको हमेशा बेटा पढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है मुड़कर, ठीक है? ध्यान में रखेगा। तो हम इन्हें कहते हैं कि एप्लानो स्पोर्ट कहते हैं इनको, नॉन मोटाइल को, जबकि मोटाइल को कहते हैं जू स्पोर्ट्स। ध्यान में रखना, ठीक है? अब जो होते हैं इसके अंदर 3-4 चीजें बहुत से होते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े से लिख रहा हूं बेटा। एक होते हैं जू स्पोर्ट्स, दूसरे होते हैं कॉनिडिया, तीसरे होते हैं स्पोरेंजियल स्पोर्ट्स, एस्कोस्पोर्ट, बेसिलियोमाइस, बहुत सारे होते हैं बेटा जी, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान में रखना। यूं तो पढ़ाने के लिए इतना है कि बेटा आपको महीनों सालों लग जाएंगे, पूरे के 1 साल तक, और यही टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते महीनों लग सकते हैं बेटा जी, लेकिन हम इतना नहीं जाना है, ठीक है? घंटों नहीं लगाना है, बहुत शॉर्टकट में आपको समझाना है, ठीक है? अब जू स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है? जू स्पोर्ट्स किसमें बनते हैं? तो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास।
यानी क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा स्पोर है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो स्पोर्स बनते हैं उसका मतलब वो मोटाइल स्पोर्स डेवलप होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देख लेंगे बेटा। ये एक हमारा क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है, उसके अंदर बहुत सारी बॉडी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे 1 2 3 8 10 में पाया जा रहा है। कि बाकी क्या होता है, जब कंप्लीट तरीके से ये यानी कि बन जाते हैं, इसकी बॉडी बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे जू स्पोर्स निकल जाएंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर जू स्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, यानी क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो डेवलप होंगे, हमेशा क्या होंगे बेटा, जू स्पोर्स होंगे, जो पानी में पहुंचकर अपना मोशन खुद करते रहते हैं, चलते रहते हैं वो उसी तरीके किसके मदद से, जो फ्लैजेला ऊपर पाए जाते हैं, जो इसके लोकोमोटिव ऑर्गन्स लाते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है। एक बात का ध्यान में रखना, क्लेमाइडोमोनास एक है तो एल्गा टाइप, लेकिन इसके अंदर बेटा फ्लैजेला लाइक होता है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म टाइप हो जाता है, तो ये अजीब कश्मकश में रखा जाता है इसको। खैर इसकी डिटेल बात करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर बेटा दूसरा है कॉनिडिया। कॉनिडिया जो होता है वो बनते हैं पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम वो हमारा फंगस है, फंजाई है, जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक डेवलप हुआ, जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलप किया था, वो इसी पेनिसिलिन से किया गया था, जिसमें होते हैं कॉनिडिया डेवलप होते हैं। ये भी एक जू स्पोर का एक टाइप होता है, जू स्पोर नहीं होगा, ये स्पोर कहलाता है, लेकिन कहाँ डेवलप होते हैं, ये पेनिसिलिन के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ ना तो ऊपर बनते रहते हैं, इसके ऊपर डायग्राम बना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पेनिसिलियम का डेवलप होता है, कॉनिडिया करता है। राइजोपस भी फंगस होता है, राइजोपस में एक फंगस है, उसमें क्या डेवलप होते हैं, स्पोर डेवलप होते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्पोर इन राइजोपस। तो राइजोपस में क्या डेवलप होता है, ये देखिएगा, ये जो पूरी बॉडी यहाँ से लेके ये जो नजर आ रहा है, ये कहलाती है हमारी स्पोरेंडियम। स्पोरेंडियम के अंदर छोटे छोटे लाल कलर के जो नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंडियम स्पोर। तो ये क्या होता है, ये वो बॉडी होती है जिसके अंदर बेटा स्पोर्स डेवलप होते हैं, लेकिन ये स्पोर्स कहलाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होने वाले जो कहलाते हैं उसे कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। और जो पेनिसिलिन के अंदर डेवलप होंगे वो कहलाएंगे कॉनिडिया, और जो हमारे क्लेमाइडोमोनास में जो डेवलप होंगे उन्हें कहते हैं जूस्पोर्स। तो ये बेटा हमारे स्पोर्ट्स के टाइप थे थोड़े से। हमें क्या करना है बेटा, देखिए ये कॉम्पिटिशन क्लासेस के लिए, एकेडमिक के लिए, दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं उसको जल्द से जल्द बेटा उसको कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। और जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर का मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।